हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि 1767 अमीन की भर्ती का रद्द होने का खबर जैसे ही आया था, तो जो केस हुआ था उसके ऊपर, जो केस नंबर था 2310/2020 का, तो उसमें मैंने यही कहा था कि जैसे ही जजमेंट का कॉपी आ जाएगा तो उसको पढ़ करके फिर हम समझेंगे कि आखिर किस आधार पर कोर्ट ने ये भर्ती को रद्द कर दिया है, क्या कमी रह गई, क्या सरकार ने नहीं बताया, या कोर्ट ने क्या समझा, पेटिशनर्स ने क्या कहा, इसको हम लोग आज समझने वाले हैं क्योंकि जजमेंट का कॉपी आ चुका है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि मेरे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो भी जजमेंट आया है, जजमेंट में जो लिखा उसको समझने का प्रयास करते हैं। मैं किसी भी तरीके से कोर्ट के किसी फैसले की अवमानना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अपने इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि केस नंबर 2310 ये हुआ था हमारे 1767 अमीन की भर्ती के ऊपर। इस पर 91 पटिशनर ने, याचिकाकर्ता लोगों ने इस पर वो पटिशन डाली थी कोर्ट में इस भर्ती को रिजेक्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी की डिटेल लिखी हुई है, 1 से लेकर के 91 तक के पटिशनर्स की। ठीक है, और वर्सेस कौन थे? द स्टेट ऑफ बिहार और कौन? द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एलआरसी डिपार्टमेंट्स के। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें अपीयर कौन हो रहे थे? तो जो पेटिशनर थे उनकी तरफ से रितिका रानी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है मिस्टर रितिका रानी। बताइए, वो लेडीज़ है, उनको मिस्टर यहाँ पे बना दिया गया है। पता नहीं टाइपिस्ट से ऐसी गलती कैसे हो गई। फॉर रिस्पोंडेंट, और ये थे रिस्पोंडेंट स्टेट की तरफ से ऋषिराज सिन्हा थे। तो चलिए ये पढ़ लेते हैं इस स्टेट जो भी जजमेंट आया है। ठीक है, ओके। तो जजमेंट शुरू होता है कि द लर्न काउंसिल फॉर द स्टेट इंटेंड टू फर्निश रिप्लाई टू द रीजॉइंडर। अब देखिए, यहाँ पर रीजॉइंडर पहले आपको समझना होगा। जैसे देखिए, मैं बहुत साधारण बातों में समझाता हूँ कि जैसे मान ली कोई भी केस हुआ, पटिशनर ने कोई पटिशन डाला, ठीक है ना, पटिशन डाला, जिसके भी खिलाफ डाला है, जो रिस्पोंडेंट होगा वो उसके खिलाफ काउंटर एफिडेविट डालेगा। अब जो भी इसने इसका काउंटर एफिडेविट डाला, इसके खिलाफ पटिशनर अपना काउंटर डालेगा, तो उसको बोलते हैं रीजॉइंडर। फिर रीजॉइंडर जो आता है उसमें जो भी रिस्पोंडेंट है, अगर उसके पास कुछ है इसके उसमें जवाब में, तो वो फिर से एक काउंटर में एक एफिडेविट डालता है। तो ऐसे ही हुआ था कि जो पेटिशनर लोग थे, सरकार के काउंटर एफिडेविट के या जो भी जवाब के विरोध में जो उन लोगों ने बात कही थी, उसको रीजॉइंडर था। तो रीजॉइंडर के रिप्लाई के लिए कोर्ट से सरकार ने क्या रिक्वेस्ट की थी कि हम उसका रिप्लाई देना चाहते हैं। तो कोर्ट उनसे ये पूछता है कि आपके पास कोई नया पॉइंट है क्या? रीजॉइंडर जो आप रिप्लाई करिएगा रीजॉइंडर का, उसको उसको जो भी रिप्लाई होगा उसमें क्या कोई नया पॉइंट है, या आप जो पहले से जो बताते आ रहे हैं, क्या उसी चीज़ को आप फिर से बोलने वाले हैं? तो वो कहते हैं, स्टेट कहता है, यानी कि गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, हमारे पास कोई न्यू पॉइंट नहीं है, नो न्यू पॉइंट। ठीक है, तो चूंकि कोई भी न्यू पॉइंट नहीं था, अब देखिए यहीं पर आगे चल के जब मैं फाइनल जो चीज़ इसमें पढ़ूंगा ना कि गवर्नमेंट क्या कर सकती थी यहाँ पे, उसको हम इस न्यू पॉइंट में हम जरूर डिस्कस करेंगे, जो कि आपको सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो जो चूंकि सरकार ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास रीजॉइंडर के रिप्लाई में कोई न्यू पॉइंट नहीं है, तो कोर्ट क्या करती है, उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देती है। क्या करती है? रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो इसमें बस यही लिखा है कि जो भी पटिशन था उसमें क्या याचिका थी पटिशनर्स के द्वारा, वो था कि क्वेश्चनिंग ऑफ दी विवरण पुस्तिका, मतलब कि जो भी एडवर्टाइजमेंट आया है 22/1/2020 तक जो उसकी अंतिम तिथि थी, जो भी आया है उस एडवर्टाइजमेंट को ख़त्म किया जाए। क्यों? क्योंकि वो बिहार अमीन कैडर रूल 2013 के तहत नहीं है। क्योंकि बिहार अमीन 2013 में जो क्वालिफिकेशन चाहिए था वो था 12वीं और प्लस अमानत की डिग्री या सर्वेयर, आईटीआई सर्वेयर की डिग्री होनी चाहिए थी। बट सरकार ने जो एडवर्टाइजमेंट निकाला उसमें सिर्फ और सिर्फ 12वीं कहा था। ठीक है, 12वीं चाहिए थी उसमें। ठीक है, ओके। देखिए, ये जो चीज़ आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है ये कोट किया गया है, बिल्कुल वही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। आइए ब्रीफ में देख लेते हैं। तो जजमेंट में ब्रीफ में पूरा केस के बारे में भी दिया है कि द मैटर इज रिलेटिंग टू द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ अमीन इन रिस्पोंडेंट स्टेट। रिस्पोंडेंट स्टेट का मतलब जो भी स्टेट्स को रिस्पॉन्ड कर रहा है उसी स्टेट, यानी कि बिहार। पेटिशनर्स हैव क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन सो फार एज प्रिस्क्रिप्शन ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ द रूल 6 ऑफ बिहार अमीन कैडर रूल 2013। तो बिहार अमीन 2013 जो था उसका रूल 6 क्या था? वही था कि 12वीं प्लस अमानत या आईटीआई सर्वेयर की डिग्री होनी चाहिए साथ में। ठीक है, तो वही पेटिशनर्स ने यही कहा कि जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो बिहार अमीन कैडर रूल 2013 के रूल 6 के हिसाब से नहीं है। ठीक है, ओके।
अब देखिए यहाँ पर बस इतना सा दिया हुआ है कि द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑफ अमीन रीड एज अंडर, क्या दिया हुआ था विवरण पुस्तिका में, क्या था हमारा जो क्वालिफिकेशन था कि अमीन पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या समकक्ष संस्थान से इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। वेयर एज रूल 2013, जबकि रूल 2013 क्या कहता है कि उसको क्या होना चाहिए, आप यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, उसको क्या होना चाहिए, इट वुड बी इसेंशियल 10+2 और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशंस एंड डिग्री ऑफ अमानत या ITI सर्वेयर का ITI सर्वेयर का सर्टिफिकेट ट्रेनिंग होना चाहिए। तो 2013 के रूल में क्या था कि 12वीं और होनी चाहिए प्लस अमानत की डिग्री या फिर ITI सर्वेयर की ट्रेनिंग होनी चाहिए। बट क्या हुआ और इन्होंने क्या किया सरकार ने कि सिर्फ और सिर्फ 12वीं पर इसको बहाल करने का एडवर्टाइजमेंट निकाला। ठीक है, सो perusal of the aforesaid qualification prescribed in the advertisement and it is not in terms of rule 2013, thus the petitioners have made out a case so as to interfere with the advertisement dated this, यानी कि इसी वजह से petitioners ने क्या कहा, इसमें कोर्ट को इंटरफेयर करने के लिए बोला है कि आप इसको ख़त्म कर दीजिए। ओके, पर कॉन्ट्रा मतलब इन कॉन्ट्रैक्ट विद लर्न काउंसिल फॉर द स्टेट रजिस्टर्ड द कंटेंशन ऑफ द पटिशनर, वो क्या रजिस्ट करते हैं इस कंटेंशन को, उनके तर्क को, पटिशनर याचिकाकर्ता के तर्क को कि 2013 का जो रूल है उसके ऊपर नहीं किया गया है। ठीक है ना, एंड सबमिटेड दैट 2013 रूल हैज़ बीन इलेबोरेटली डिस्कस्ड इन CWJC नंबर 10412 ऑफ 2021। यही वो केस है जिसका मैंने जो वीडियो बनाया था, जो स्टे ऑर्डर लगा हुआ है अमीन के 1767 पे, उसी केस का जिक्र है। मेरे इस वीडियो से दूसरा वीडियो अगर आप देखिएगा तो उसमें आपको इसके बारे में डिटेल मिलेगी, पिछले दूसरा वीडियो में। तो 10412 में भी स्टे ऑर्डर लगा और मैंने भी वहाँ पर वही आप सभी को बताया कि देखिए मैंने भी अनुमान ये लगाया कि जो स्टे ऑर्डर लगा है वो बस कोर्ट उसको इस चीज़ की जांच करना चाहता है कि क्या 2019 में आया हुआ 2013 का जो गैजेट में आया 2019 में 2013 का रूल, उसके पहले के जो अमेंडमेंट जो गैजेट में आए हैं क्या वो वैलिड हैं या नहीं है। तो कोर्ट यहाँ पर जो सरकार है वो यही कह रही है कि सेम इसी चीज़ में 10412 में हम लोग 2013 के रूल को डिस्कस कर चुके हैं और वहाँ पर एक इंतरिम ऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ से जो मुझे लगता है कि बस सरकार क्या चाहती थी कि जो ये फैसला था ना 2310 का, चूँकि 10412 का जो था वो 20 तारीख को इसकी फिर से हियरिंग होनी है, तो सरकार चाहती थी कि इसका भी जो वो हो फैसला हो या जो भी हो वो इन सभी के साथ में ही हो, ये पहले नहीं। क्यों? क्योंकि मे भी हो सकता है कि 20 तारीख को जो हियरिंग हो उसके ऊपर इस वाले फैसले का प्रभाव ना पड़े, तो मे भी सरकार का ये इंटेंशन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद सरकार एक और चीज़ का कोट करती है और वो है केस नंबर 4964 का। देखिए केस नंबर 4964 जो हुआ था वो इसलिए हुआ था, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 2014 में या 2013 में लगभग आपका ये जो 3 लोग सिर्फ 2013 के रूल के बेस पे अपॉइंट हुए थे, बाकी सारे के सारे उसमें रिजेक्ट हो गए थे क्योंकि उनके पास क्वालिफिकेशन जैसा चाहिए था वैसा उनके पास था नहीं। तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए था, 12वीं प्लस अमानत की डिग्री कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, ठीक है, और या फिर ITI सर्वेयर की ट्रेनिंग होनी चाहिए थी। तो उनमें सिर्फ 3 लोग ही क्वालिफाई कर पाए थे, बाकी सब के पास अमानत की डिग्री थी लेकिन वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से नहीं थी। ठीक है, तो ये नहीं होने की वजह से 4964 में जो भी पटिशनर थे, जो रिजेक्टेड कैंडिडेट थे, उन लोगों ने केस किया था और वो यही केस था, बट इसमें वो लोग केस हार गए थे। अब देखिए पटिशनर लोग अगर केस हार जाते हैं, देखिए उनके पास 2 ऑप्शन रहता है, एक तो या तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील करिए या फिर आप उसी कोर्ट में यानी कि हाई कोर्ट में ही, ये जो फैसला था वो सिंगल बेंच ने दिया था, आप डबल बेंच में जाके LPA कर सकते हैं। अभी मैं समझाऊंगा LPA क्या होता है, पहले सिंगल बेंच एंड डबल बेंच देख लीजिए। सिंगल बेंच मतलब उस केस को सिर्फ और सिर्फ एक जज सुन रहा है और उसी का जो फैसला होगा वही सर्वमान्य होगा। डबल बेंच का मतलब वहां पर अब 2 जज बैठेंगे और दोनों जजों को सहमत होना पड़ेगा किसी एक फैसले पे, तभी उसका फैसला आ सकता है। कोई एक जज के फैसले से पूरा केस का फैसला नहीं होगा। तो सिंगल बेंच को कहाँ पे किया जा सकता है, फिर डबल बेंच में। अगर आप उसी कोर्ट में करते हैं तो उसको कहा जाता है LPA, ठीक है, लेटर्स पेटेंट अपील कहा जाता है 1657 का। आप लोगों की जानकारी के लिए बस मैं दिखा देना चाहता हूं कि 4964 और 1657 दोनों LPA में क्या फैसला आया था। आइए उसको देखते हैं। देखिए ये रहा 4964 और केस नंबर 2015 का। इसमें अगर आप आते हैं,
ये भी आप देख लीजिए, यहाँ पे 5 पटिशनर थे और 8 लोगों के रिस्पोंडेंट थे, 8 रिस्पोंडेंट थे। इसमें देखिए क्या लिखा है, रिट एप्लीकेशन इज डिसमिस। जो पटिशनर की रिट थी कि हम लोगों को बिहार एसएससी ने रिकमेंड किया है, अपॉइंट किया है, और तो हमें भी अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। और बाकी हमें जो रिजेक्ट किया गया उसके खिलाफ ये था। लेकिन कोर्ट ने जब पूरी चीज़ों को सुना, जब देखा कि जो भी पटिशनर थे उनका जो भी डॉक्यूमेंट अमानत का डिग्री था वो प्रॉपर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से नहीं था, ठीक है। और तो इसी वजह से क्या हुआ, पटिशनर के अगेंस्ट में फैसला आया। तो ये लोग क्या करते हैं, फिर उसी कोर्ट में डबल बेंच में अपने इस केस को ले जाते हैं और एलपीए को फाइल करते हैं। तो आइए उस एलपीए 1657 को भी मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। देखिए यह रहा वो, द लेटर्स पेटेंट अपील 1657 इन CWJC 4964 में जो एलपीए दायर किया गया था पेटिशनर्स के द्वारा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या फैसला आया था वो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो इसका अगर आप 17th पॉइंट पढ़िएगा तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सिचुएटेड दस वी डू नॉट फाइंड एनी इन्फर्मिटी फैक्चुअल और लीगल इन द ऑर्डर अंडर अपील, द अपील देयरफॉर फेल एंड आर इन अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। तो इस अपील को भी डिसमिस कर दिया गया और पटिशनर्स की जो पटिशन थी, याचिकाकर्ता की जो याचिका थी, उसको खारिज कर दिया गया। और मतलब कि वो रिजेक्शन जो हुआ था, गवर्नमेंट ने जो रिजेक्ट किया था, उनको सही माना गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सरकार क्या कह रही थी, आइए उस ऑर्डर पर चल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सरकार के द्वारा इन सब केसेस का जिक्र होने का मतलब है कि सरकार जो 2014 में जो वो 3 लोग जो भर्ती हुए थे 2013 के रूल के अकॉर्डिंग, उसको बहुत स्ट्रांगली पुश कर रही है कि सर 2013 में ही हमारा जो रूल है वहीं से हम लोगों ने अप्लाई वो इसको एप्लीकेबल वो चीज़ है, क्योंकि उसी के तहत 3 लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ था और आपके ही कोर्ट में इन केसेस पर, इन एलपीए पर ऐसा ऐसा फैसला आया है। तो इससे ये साबित होता है कि 2013 से ये रूल है, ठीक है। और जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, मे बी इस चीज़ को कोट करने का मतलब है सरकार अपने अमेंडमेंट को भी सही बता रही हो, ठीक है, ओके। तो इस चीज़ को यहाँ कोट करने का मतलब सरकार के द्वारा अपने रूल को 2013 से ही लागू है, ये चीज़ बताना चाह रही है, ठीक है। और चूंकि पेटिशनर्स क्या कह रहे हैं कि जो यही रूल है ये 2019 से लागू है, यहाँ तक बात हुई। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए, perusal of aforesaid decisions, it is evident that there is no challenge to the rule 2013। सर गवर्नमेंट कोर्ट कह रहा है कि उसमें 2013 के रूल में कोई चैलेंज नहीं है, मतलब पहले के जो कोर्ट केसेस थे उनको अवलोकन करने के बाद। इसके बाद क्या कहते हैं कि इनफैक्ट द एलपीए बेंच डेप्रिकेटेड द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ अमीन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड फर्दर मेड एन ऑब्जर्वेशन दैट अपॉइंटमेंट ऑफ अमीन इज रिक्वायर्ड टू बी विद रेफरेंस टू द आर्टिकल ऑफ 14 एंड आर्टिकल 16। अब जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आर्टिकल 14 होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के सामने सभी बराबर हैं, और आर्टिकल 16 होता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी के लिए अपॉइंटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत सभी को बराबरी का मौका मिले, ठीक है, स्टेट के द्वारा बराबरी का मौका दिया जाए, ऐसा ना हो कि किसी के साथ भेदभाव किया जाए। तो पेटिशनर्स जो हैं, अब देखिए इसी चीज़ को हम उठाकर पढ़ते हैं। तो कोर्ट यहाँ पे क्या कह रहा है कि एलपीए, मतलब जो अभी 1657 का जो एलपीए हमने देखा है, उन्होंने क्या करा कि प्रोसीजर हुआ क्या था असल में। देखिए पेटिशनर लोगों ने जो रिजेक्ट हुए थे ना, जो 3 अमीन जो अपॉइंट हुए थे, बाकी रिजेक्ट हुए थे, तो उनका जो रिजेक्ट जो हुए थे उनका रिट फाइल करने का कारण ये था, वो लोग ये कह रहे थे कि सर पूरे बिहार में कहीं भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है ही नहीं जो कि अमानत का डिग्री देती है, ना ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी है, तो इसीलिए हमने जहाँ से भी लिया है उसको मान्य किया जाए, ठीक है। तो ये उसमें बताया गया था। तो इसके ऊपर कोर्ट ने जो 4964 का जो एलपीए था, उसमें कोर्ट ने कहा था, सरकार को एडवाइस भी किया था कि आप एक प्रॉपर रूल, एक प्रॉपर एक ऐसा रियल असली जैसा एक नियम बनाइए जिससे कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। आइए मैं उस चीज़ को मैं पढ़ा करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए 17th पॉइंट अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ये एलपीए 1657 का 17th पॉइंट है। अब देखिए 18th पढ़िए। अब कोर्ट क्या कह रहा है, बिफोर वी पार्ट विद वी आर कंस्ट्रेंड टू ऑब्जर्व दैट वर्क ऑफ अमीन आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय पर्सन अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस बिकॉज देयर इज नो इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड by the government of Bihar imparting training leading to grant of amanat degree
कोर्ट ये कह रहा है कि इस चीज़ को मान रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो है किसी को भी रिकॉग्नाइज नहीं की है जो अमानत की डिग्री इम्पार्ट करती हो या देती हो। इट इज़ हाई टाइम फॉर द स्टेट ऑफ बिहार टू कंसीडर एंड टेक अप्रोप्रिएट मेजर सो दैट पर्सन्स आर अपॉइंटेड ऑन द सेड पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओपन एंड फेयर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। कहने का मतलब देखिए 2000 जब ये केस हुआ था 2015 तक, तब तक जो है अमीन पर क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट पर ही अमीन का होता था रिक्रूटमेंट। तो कोर्ट यही कह रही है कि मैं स्टेट ऑफ बिहार को हम लोग ये कंसीडर मतलब कि हम लोग क्या कहते हैं उनको एडवाइस करते हैं कि एक अप्रोप्रिएट मेजर ले ताकि जो अपॉइंटमेंट वो क्या हो, ओपन हो, फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, कोई भी इस प्रकार का मतलब हो ना कि दिक्कत वाली ना हो, एक्सपीडिशियरी एज पॉसिबल, सिलेक्शन एज एक्सपीडिशियली एज पॉसिबल, जितना साफ सुथरा हो उतना अच्छा। क्यों इसमें साफ सुथरा क्यों नहीं था? क्योंकि ना तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट था ना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट थे जो अमानत की डिग्री थी। तो इसी वजह से क्या हुआ, केस में तो केस करने का कारण बना पिटिशनर्स के द्वारा। तो कोर्ट ने वहाँ पर उनको यही एडवाइस किया था, ठीक है। और फिर और ये भी कोर्ट ने कहा था कि मैं ये भी कहते हैं कि जो भी अपॉइंटमेंट है वो आर्टिकल 14 और 16 के हिसाब से, यानी कि किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। इसी चीज़ को ऑर्डर जो आया है, जजमेंट का जो कॉपी आया उसमें भी इसी चीज़ को कोट किया गया है। उसको दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए इसमें अभी आ गए हम 2310 का जो जजमेंट आया है उसका कॉपी में कि इनफैक्ट अभी ये चीज़ मैंने आपको बताया था, इट इज़ एविडेंट दैट देयर इज नो चैलेंज टू द रूल 2013। इनफैक्ट एलपीए बेंच डेप्रिकेटेड प्रोसीजर्स ऑफ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ अमीन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। डेप्रिकेटेड मतलब उसको खत्म कर दिया, बहिष्कार कर दिया और सरकार को एडवाइस दिया था कि आप अच्छे से ओपन एंड फेयर आप उस चीज़ को बनाएं ताकि और जो भी हो वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 के तहत हो, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को अब देखिए आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का जिक्र जो है इस केस में भी क्यों हुआ, उसका कारण था कि जो पिटिशनर्स का कहना है कि आप संविदा पर जब आप ले रहे हो तब आप 12th और प्लस अमानत का डिग्री या उसका सर्टिफिकेट ले रहे हो जब संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। लेकिन जब आप परमानेंट निकाले तो आपने 12th ही सिर्फ किया है। तो इसका कहने का मतलब है कि आपने भेदभाव किया है इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अमीन है और जो परमानेंट बनेगा उन दोनों में अपने इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं रखा है, ना आपने इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया। ये पिटिशनर्स के द्वारा है, ठीक है। इन सब बातों को अभी देखिए, अभी इसके बाद हम ये जानेंगे कि सरकार को इसमें क्या कहना चाहिए था। अभी फुल हम जजमेंट को देख रहे हैं। इसके बाद क्या होता है कि इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कोर्ट क्या करती है कि रिट पिटीशन को अलाउ करती है और इसका जो अकॉर्डिंगली एडवर्टाइजमेंट डेटेड दिस इज सेट असाइड रिजर्विंग लिबर्टी टू रिस्पोंडेंट टू री नोटिफाई द पोस्ट ऑफ अमीन इन टर्म्स ऑफ रूल 2013 विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस ऑर्डर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया है सरकार को कि आपको री नोटिफाई करना पड़ेगा पोस्ट ऑफ अमीन के लिए, और वो भी रूल 2013 के ही तहत आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। और इस रिट पिटीशन को अलाउ कर दिया गया है पिटिशनर्स के द्वारा। अब देखिए, अब यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, वो जो न्यू पॉइंट है उसमें क्या ऐड कर सकती थी। तो जब बात यहाँ पर इस चीज़ की हो रही थी, जब 2013 वाला बात हो रहा है बिहार अमेंडमेंट कैडर रूल का, तो उसके बाद सरकार को 13,885 का जिक्र करना चाहिए था। उसमें बताना चाहिए था कि वहाँ पर जो उसका जजमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि अमेंडमेंट्स तो गैजेट में आ चुके हैं बट पेरेंट रूल नहीं आया है, उसको भी आप जैसे ही पब्लिश करिएगा आपका जो है वो तीनों चीज़ क्या होगी, एप्लीकेबल होगी, ठीक है। न्यू पॉइंट में उनको इस चीज़ को ऐड करना चाहिए था। हुआ क्या कि कोर्ट के पास सिर्फ इतना ही साक्ष्य गया कि 2013 का ही रूल है, 2019 में जो पब्लिश हुआ, और उसके बाद 2019 में ही फरवरी में वो एडवर्टाइजमेंट निकाल देते हैं 12वें बेसिस पर। तो कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ 2013 के रूल के बेसिस पर ही ये फैसला दे दिया है। गवर्नमेंट को जो चीज़ बतानी चाहिए थी अपने अमेंडमेंट्स के बारे में, अपने कैबिनेट डिसीजंस के बारे में, उसको बहुत अच्छे से उन लोगों ने नहीं बताया है, ठीक है। एंड आई होप कि अब जब ये ऐसा फैसला आ चुका है तो जब सरकार इसका रिप्लाई देगी या जो भी अगर डबल बेंच में सरकार जाती है या अगले किसी केसेस में जाती है तो वहाँ अपने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से रखेगी कि हमने अमेंडमेंट्स कर चुके हैं और वो जो अमेंडमेंट किया है वो यही क्वालिफिकेशन को लेकर के किया और उस अमेंडमेंट को। और आप सभी लोगों को मैं ये बताता हूँ कि इस केस में जो है जो भी 2016 और 2017 का उसमें गैजेट को नहीं दिखाया गया है, पिटिशनर्स के द्वारा भी गैजेट को नहीं दिखाया गया है, सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का सर्कुलर्स को दिखा दिया गया है। जैसा कि
मतलब कि इस केस में ये चीज़ को आने ही नहीं दिया है, ना सरकार लाई, न पिटिशनर तो खैर लाएंगे ही नहीं। ये दायित्व तो सरकार का बनता था कि उनको बताना कि हमने अमेंडमेंट को गैजेट में लाया है, बट इस चीज़ का जिक्र कोर्ट में नहीं हुआ। 2016 और 2017 के अमेंडमेंट्स का जिक्र हुआ, बट गैजेट में है, इस चीज़ का जिक्र नहीं हुआ है। वरना कोर्ट इसको भी, यहाँ पर भी स्टे ऑर्डर लगाती और थोड़ा जांचती और परखती। तो सरकार को क्या करना चाहिए कि रीज्वेंडर का रिप्लाई में ना उनको 13,885 के भी वर्डिक्ट को प्लस 2016-17 गैजेट में पब्लिश हुए हैं इस चीज़ को, ठीक है। और एक चीज़ और है जो 13,885 में है, उस चीज़ को मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूँ। उस बेसिस पर सरकार को इसमें आगे बढ़ना चाहिए, उसी में रिप्लाई करना चाहिए। क्या होता है वो आगे देखेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 13,885 में क्या एक चीज़ लिखा हुआ है जिसकी वजह से कि सरकार अपनी बातों को रख सकती है। देखिए ये है 13,885 केस, ठीक है ना, उसका जजमेंट का। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द अमेंडमेंट इन द बिहार एंड उड़ीसा जनरल क्लाउज एक्ट 1917 इन द डेफिनेशन ऑफ द टर्म नोटिफिकेशन टू इंक्लूड द वर्ड ऑफिशियल गजेट बाय इटसेल्फ कास्ट एंड ऑब्लिगेशंस ऑन द स्टेट टू एंश्योर दैट नेसेसरी स्टेप्स इज टेकन फॉर पब्लिकेशन ऑफ एवरी नोटिफिकेशन डिटरमाइनिंग इंटर पार्टी राइट्स इन द ऑफिशियल गजेट। इंटरेस्टिंगली द रिस्पोंडेंट हैव ट्राइड टू जस्टिफाई देयर लैप्स, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्टिंगली द respondent have tried to justify their lapse by relying upon the very same judgment rendered in the case BK श्रीनिवासन, ठीक है ना। BK श्रीनिवासन का केस पहले भी जिक्र हुआ है, इसीलिए इस वर्ड को यहाँ पे यूज किया गया सुप्रा। इसका मतलब होता है कि पहले भी किसी इसी जजमेंट के पहले के कॉपी में इस केस का जिक्र हुआ है, इसलिए यहाँ पे सुप्रा लिख दिया गया है। तो उसी चीज़ को ये फिर से मतलब यहाँ इस वाले केस में सरकार ने क्या कहा कि हम लोगों ने ऑफिशियल गैजेट में हम 2013 को क्यों नहीं ले पाए, उसका कारण था जो कि इस वाले केस में दिया गया था। और वो क्या कारण था इसमें दिया गया है, देख लीजिए इसमें क्या है। इसमें देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं ना, इट इज़ देयरफॉर, देखिए ये BK श्रीनिवासन वाला केस है। इट इज़ therefore necessary that subordinate legislation in order to take effect must be published or promulgated in some suitable manner। मतलब किसी प्रकार का डिसीजन कब लागू होगा, जब वो उसको पब्लिश किया जाएगा। whether such publication or promulgations is prescribed by the parent statute or not, it will then take effect from the date of such publication। जिस दिन से पब्लिश होगा उसी दिन से वो लागू हो जाएगा। where the parent statute prescribes the mode of publications or promulgations, that mode must be followed, ठीक है, must be followed। where the parent statute is silent, ठीक है, पेरेंट स्टैट्यूट इज साइलेंट कहने का मतलब देखिए जो भी पेरेंट रूल है उसमें ये चीज़ आना चाहिए, ये लिखा होना चाहिए कि इसको कैसे पब्लिश किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसका यही मतलब है, यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली है। कहाँ गया, वेयर द पेरेंट स्टैट्यूट प्रिस्क्राइब द मोड ऑफ पब्लिकेशन, किस प्रकार से पब्लिकेशन होगा, जो पेरेंट रूल उसको प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है, उस मोड को फॉलो किया जाना चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो वेयर द पेरेंट स्टैट्यूट प्रिस्क्राइब द मोड ऑफ पब्लिकेशंस और प्रोमलगेशन, दैट मोड मस्ट बी फॉलोड। एंड वेयर द पेरेंट स्टैट्यूट इज साइलेंट बट द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इटसेल्फ प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ पब्लिकेशन, सच अ मोड ऑफ पब्लिकेशन मे बी सफिशिएंट इफ रीजनेबल। अब देखिए यहाँ से क्या मतलब हुआ कि जो भी आपका पेरेंट स्टैट्यूट है, अगर उसमें किसी प्रकार का मोड ऑफ पब्लिकेशन लिखा हुआ है तो जैसे ही वो उस प्रकार से पब्लिश होगा वो लागू हो जाएगा। लेकिन अगर पेरेंट स्टैट्यूट में ये चीज़ नहीं है लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि वेयर द पेरेंट स्टैट्यूट इज साइलेंट बट द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, मतलब जो भी जिन्होंने भी निकाला है, इट सेल्फ प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ द पब्लिकेशन, सच अ मोड ऑफ पब्लिकेशन मे बी सफिशिएंट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो गैजेट में 2019 तक नहीं आया वो किस वजह से नहीं आया, ठीक है ना। अगर उसको एक अच्छा रीज़न के साथ अगर सरकार पेश करती न्यू पॉइंट में, आइए हम पहले उस केस पर चल लेते हैं। तो अगर सरकार 13,885 को कोट करके वहाँ पर वो जो पेरेंट जो ये चीज़ पब्लिकेशन के बारे में बताया जा रहा है कि रूल में अगर कहीं नहीं लिखा है, अगर मोड ऑफ पब्लिकेशन नहीं बताया गया है, तो अगर कोई दूसरा रीज़न है, कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न है, अगर वो सरकार उसको पेश करती कि क्यों नहीं हो पाया है, तो क्या होता कि आपके उस पेरेंट जो स्टैट्यूट है या रूल है उसको क्या मान्यता दी जाती है। तो सरकार को न्यू पॉइंट में इस चीज़ को ऐड करना चाहिए था। एंड आई होप कि जो आगे इसके प्रोसीजर्स बढ़ेंगे ना उसमें इस चीज़ को ज़रूर, अगर सरकार ज़रूर इसमें डबल बेंच पे जाएगी। मैं 100% तो नहीं, 99.9% ऑलवेज कहता हूँ,
पक्का ये जाने वाली है, क्योंकि ये सरकार की बेइज्जती ही है, ठीक है ना। दो दो बारी एडवर्टाइजमेंट निकाल के कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो ये बेइज्जती ही होगी उनकी, तो सरकार इसके ऊपर ज़रूर जाएगी। एंड आई होप कि जाना चाहिए, यही बच्चों के हित में भी है, ठीक है। तो वरना अगर, चूंकि बात यहाँ फंडामेंटल राइट की हो रही है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 की, तो सरकार को बहुत स्ट्रांगली अपने बात को रखना पड़ेगा, अपने हर एक चीज़ को बहुत प्रूफ के साथ देना पड़ेगा, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स का हनन कोर्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और आपके अगेंस्ट में हमेशा फैसला जाएगा अगर आपने अपने आप को सही से प्रेजेंट नहीं किया। जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 की बात यहाँ पर हो रही है, पहले भी हो रखी है, पटिशनर लोगों ने भी किया है, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 के हनन होने की बात। तो सरकार को अपने साक्ष्य से इसको काटना पड़ेगा, उनको एविडेंस देना पड़ेगा कि हम लोग अमेंडमेंट्स ला चुके हैं, हमारा कैबिनेट का डिसीजन है, और इसके लिए एक पर्टिकुलर प्रूफ देना पड़ेगा अच्छा सा, जो कोर्ट माने, ठीक है। और उसके बाद ही जो होगा, इन आर्टिकल्स का हनन नहीं होगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ये। और मुझे एक अनुमान क्या लगता है, आपको संविदा पर भी जो आप लेने वाले हो ना, संविदा पर भी जब आप लेने वाले हो, तो उसका क्वालिफिकेशंस और परमानेंट वाले का क्वालिफिकेशन भी सरकार को एक करना पड़ेगा। हमको नियर फ्यूचर में यही दिखता है, या तो वो करना पड़ेगा, या तो फिर सरकार को परमानेंट भी संविदा में जो क्वालिफिकेशन चाहिए होता है उस पर लेना पड़ेगा। बिकॉज संविदा पर भी अमीन लेना और परमानेंट में अमीन लेना, ले तो अमीन रहे ना, तो दोनों में अलग अलग अगर करेगी सरकार, तो इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ नहीं आएगी। और हर एक एडवर्टाइजमेंट पे, चाहे अभी मान लो कि अगर फॉर द इंस्टेंट हम मान भी लेते हैं कि अभी नेक्स्ट वो नोटिफाई करती है इसके अमीन के लिए, उसमें भी आप उनको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं ध्यान रखेगी तो फिर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं सरकार क्या करती है, या तो संविदा कर्मियों को भी 12वीं पे लेना पड़ेगा, और या फिर परमानेंट वाले को 12वीं प्लस अमानत की डिग्री या ITI सर्वेयर की डिग्री। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह आप कॉन्ट्रैक्ट पे कोई और रख रहे हो क्वालिफिकेशन, परमानेंट के लिए कोई और क्वालिफिकेशन। ये कोर्ट का जो भी ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये कोर्ट की तरफ से है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए, ये एनालिसिस थी। अब बाकी कोई और अगर कन्फ्यूज़न हो तो हमको ज़रूर बताइए कमेंट में, ठीक है। और कुछ भी इसमें और अपडेट आता है तो वो मैं आप सभी के सामने ज़रूर रखूँगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।